हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए भाई, जिन लोगों का 6 to 8 है, 9, 10 और 11, 12 की काउंसलिंग है, आप अभी तक तैयारी कर चुके होंगे या फिर बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें देखा गया है 1 to 5 का जो काउंसलिंग हुआ है, अलग-अलग डीआरसीसी पे अलग-अलग तरह की बातें हुई हैं, जबकि शिक्षा विभाग का एक ही गाइडलाइन है। तो उस रूप में जो 1 to 5 के अभ्यर्थियों की परेशानी हुई है, काउंसलिंग को लेकर बहुत से अभ्यर्थियों को डाउटफुल में रखा गया है। तो मैं नहीं चाहता कि आप जो काउंसलिंग कराएं आगे आपको डाउटफुल में रखा जाए। एक छोटी-छोटी जानकारी को लेकर आपको डाउटफुल में रखा जाता है, तो फिर आपको परेशानी बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, आपका रिजल्ट हुआ है, फिर आपको डाउटफुल में रखा जाए और इस तरह से चीज़ें होती हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको डॉक्यूमेंट से संबंधित ए टू जेड हम बात बताएँगे। हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई आप तो एकदम बिंदास रहिए। फिर भी आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि छोटी-छोटी जानकारी अगर आप अपने पास रखते हैं, तो आपको तो दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आप दूसरे को मदद कर पाते हैं। वैसे ही जिन लोग को डॉक्यूमेंट्स में लेकर प्रॉब्लम है, वो तो भाई पूरे अंत तक देखिएगा बारीकी से। सबसे पहला बात क्या है कि देखिए, गलतियाँ 2 स्तर से हुई हैं। एक कि आपने फॉर्म भरते समय गलती किया है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरते समय नाम में थोड़ी-सी उनसे गलती हो गई है, या फिर फादर नेम, मदर नेम या एड्रेस वगैरह में गलती हो गई है, या फिर यूं कह लें कि उनका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग हुआ है, जिससे कि 10th का वाला ब्लर हो गया है, या फिर वहाँ पे बहुत लोगों का कहना है कि सर सर्टिफिकेट अपलोड करना था, मार्कशीट हो गया। तो इन सब चीज़ों को मैं क्लियर कर दूं। बहुत लोग जो इसमें एड्रेस डाले हैं, वो आज के समय में एड्रेस चेंज हो गया है, या यूं कह लें कि जब उनका कॉलेज वगैरह का वो एड्रेस डाले हैं, नाम डाले हैं, तो वहाँ पे फुल नाम ना डाल के शॉर्ट नाम डाल दें। इस सब का सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको इस स्तर पर फॉर्म भरने का स्तर पर गलती हुई है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो दूसरा एक गलती ये है कि ये तो आपने खुद से गलती किया है फॉर्म भरते समय में, जैसे भी गलती हुआ ये आपकी खुद की गलती है। दूसरी क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है थोड़ा सा वो त्रुटिपूर्ण वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। नाम को लेकर ये है, जैसे कि आपका 10th में नाम अलग हो गया है, थोड़ा सा स्पेस हो गया है, या फिर डबल ई हो गया है, आई हो गई, तब जो भी ये गलती है, तो एक तो आपका ये परमानेंट गलती है, दूसरी का आपने एप्लीकेशन फॉर्म में गलती कर रखी है। तो देखिए भाई, बीपीएससी द्वारा स्पष्ट गाइडलाइन दिया गया है और अलग अलग जिलों में जो काउंसलिंग चल रही थी 1 to 5 का, या उस रूप में अभी चल रही है, तो उसके आधार पर ये देखा गया कि अलग अलग जिलों में अलग अलग चीज़ों की डिमांड की जा रही है। पहला तो आपको आधार कार्ड में अगर आपने अपडेट कराया है, कोई प्रॉब्लम है, खासकर नाम का प्रॉब्लम है, या फिर आपका टाइटल, जैसे कि मान लीजिए कि जो यूपी या अदर स्टेट की मतलब महिलाओं की बात किया जाए, तो उनके नाम में आगे केएम लगा है, मिस लगा है, या फिर फादर नेम में श्री लगा हुआ है, या फिर लास्ट में देवी कुमारी, के ये सारा प्रॉब्लम है। तो आपको आधार कार्ड में अगर ऐसा प्रॉब्लम है, तो आपको इस केस में एफिडेविट की आवश्यकता है। आप स्पष्ट से प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा ये बोला गया है कि आपको एफिडेविट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। कैसा भाई? तो वह फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का होना चाहिए, मतलब कि डीएम, एसडीएम, एसडीओ, एडीएम, ये लोग फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में आते हैं। इनके स्तर से निर्गत होना चाहिए, जिसपे सिग्नेचर और मोहर होना चाहिए। और एफिडेविट की जहां तक हम लोग बात कर लेते हैं, तो उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है। वो आपको मतलब आप बढ़िया वकील से मिलकर जब अपने केस को बताते हैं, तो फिर वो लोग मेंशन करके एफिडेविट निर्गत करते हैं। और ये एफिडेविट कहाँ से बना होना चाहिए? देखिए भाई, जब आप एफिडेविट बनवाते हैं, तो जिस स्टेट के आप होते हैं वहाँ का निवास, मतलब कोई ना कोई आपको डॉक्यूमेंट्स देना होता है। तो अगर आप यूपी या अदर स्टेट के हैं, तो वहाँ से बनवा के लेकर आते हैं तो भी चलेगा। अगर आप यहाँ पर बनवाते हैं, तो फिर यहाँ पर कोई ना कोई आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना होता है। तो फिर अगर आपके पास है, तो आप यहाँ पर बनवा सकते हैं, वरना एफिडेविट कहीं का भी मान्य होता है। दूसरी क्या बात है कि अगर आपने आधार कार्ड की मोबाइल नेम में ये कराया है, या फिर वो, तो देखिए, जो आपका काउंसलिंग हो रहा है उसमें आपका 10th का जो मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, अगर इन सब में गलतियां हुई हैं, अब मतलब गलती है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको नोटरी वाला एफिडेविट देना है। ये टीआरई 1-2 में भी था, और आपका जो आपका टीआरई 3 का 1 to 5 का काउंसलिंग हुआ है, बहुत से जिलों में लिया भी गया है, बहुत से जिलों में नहीं लिया जा रहा है नोटरी का। तो मैं आपको राय देना चाहता हूं कि आप भैया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कहीं बनवा लें, या जो लोग नोटरी पर एसडीएम का, डीएम का सिग्नेचर मुहर करवा ले रहे हैं, या पहले से आप बनवाए हैं, करवा लेते हैं, तो भी वो मान्य होगा। आपको ये परेशान नहीं होना है। अलग अलग जिलों का अलग अलग रूल रेगुलेशन हो सकता है, वहाँ के डीओ ही वहाँ के सब कुछ देखते हैं। तो फिर आप उस रूप में क्या करेंगे कि आप अपने स्तर से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का बनवाते हैं और उसको लेके जाते हैं, तो आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब डॉक्यूमेंट्स जो लोग अपलोड किए हैं, उसमें हो सकता है कि आपने ब्लॉड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, या फिर 10th वाला एग्जाम्पल 12th वाला हो गया, या 12th में दूसरे का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है, या जो लोग 6 to 8 या 9, 10
10th में है यूपी के, खासकर वो लोग इंटर का डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए। तो इसको लेकर मैं स्पष्ट तौर पे आपको बताता हूँ कि अगर आपके वजह से कोई गलती हुई या अपने डॉक्यूमेंट्स जो एरर हो गया है, मान लीजिए किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है, या फिर आपका 10th वाला 12th में हो गया, या फिर 12th वाला 10th में हो गया, या फिर इस तरह की चीजें ग्रेजुएशन वगैरह पे या सीटेट वगैरह डीएलएड एस्टेट में हुई है, तो आपको इसको लेकर नोटरी का एक एफिडेविट बनवा के देना है। अगर इस तरह की जितनी गलतियां हुई हैं आप एक एफिडेविट में मेंशन करा सकते हैं। तो हो सकता है ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको आधार में भी प्रॉब्लम है, मतलब नाम वगैरह को लेकर, और मार्कशीट वगैरह में, सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपको उसके लिए एक एफिडेविट देना होगा और साथ में आपको आधार कार्ड के लिए फर्स्ट क्लास में स्टेट का देना होगा। हालांकि मैं राय दूंगा कि आप दोनों ही केस में फर्स्ट क्लास में स्टेट का ही एफिडेविट दें। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं काउंसलिंग का जो प्रारूप है वो अलग अलग जिलों में अलग अलग चीज अपनाई जा रही है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है उस रूप में आपको फाइल की। तो देखिए भाई, विभाग द्वारा ऑफिशियल रूप से कुछ नहीं कहा गया है कि आप ये फाइल दें, इतने कॉपी में दें, परंतु आपको एक फाइल में डॉक्यूमेंट्स देने ही देने हैं, वाटरमार्क वाले जो आप अपलोड किए हैं, जो आप डाउनलोड किए थे वाटरमार्क वाला, उसको आपको देना है। साथ में बहुत से जिलों में जो आप ओरिजिनल लेके जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसका भी फोटो कॉपी, वो आप कलर जिरोक्स करा लें तो, या फिर आप ब्लैक एंड व्हाइट करा ले, तो ये चीज क्लियर हो जाइए कि वाटरमार्क का जो प्रिंटिंग आपको देना है, कलर देते हैं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट देते हैं, दोनों ही माने, परंतु कलर देते हैं तो अच्छा होता है, थोड़ा सा साफ दिखता है, इस रूप में चीजें। बहुत लोगों का यहाँ पर भी केस है कि सर मेरा जो वाटर मार्क वाला हमने प्रिंट किया, रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट नहीं दिख रहा है या फिर लोगो उस रूप में नहीं है, तो आप उसको लेकर परेशान नहीं है। ये तो वेबसाइट की तरफ से आपको वाटर मार्क दिया गया है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया, तो आपको जैसा डाउनलोड आपने किया उसको प्रस्तुत करनी। थोड़ी सी यहाँ पर मैं इस चीज को भी मेंशन करना चाहूंगा, जिनका 2 या 3 रिजल्ट हुआ है, तो टीआरई 1 में, टीआरई 2 में ऐसा था कि आप किसी एक में ही काउंसलिंग करा सकते, परंतु इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि आप मल्टीपल काउंसलिंग करा सकते, तो अच्छी बात है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान लीजिए कि आपका किसी एक में रिजल्ट हुआ है, 6 to 8 में रिजल्ट हुआ है, या फिर 9, 10th या 11, 12th में रिजल्ट हुआ है, तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। भले आपका रिजल्ट 9, 10th में क्यों नहीं हुआ, परंतु 1 to 5 का, 6 to 8 का जो भी डॉक्यूमेंट्स, मतलब मैं यूं कह दूं कि आपने जितना भी फॉर्म भरते समय वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको वाटरमार्क देना है और उसका आपको ओरिजिनल दिखाना है। अब ओरिजिनल का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे भी मैं चीजों को स्पष्ट कर दूं। बहुत से कैंडिडेट का कहना है कि सर हमने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, हमने मार्कशीट अपलोड कर दिया है। बहुत लोग कहना है कि हमने प्रोविजनल मार्कशीट अपलोड कर दिया है या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। तो इसको लेकर आप परेशान नहीं हो। बीपीएससी द्वारा फॉर्म भरते समय कहीं कुछ नहीं कहा गया था कि आपको सर्टिफिकेट ही देना है या मार्कशीट ही देना है, वहां पर सर्टिफिकेट मेंशन था। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए सर्टिफिकेट शब्द का प्रयोग किया गया था। तो अगर मार्कशीट आप अपलोड किए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं तो और अच्छी बात है। परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो सकता है कि अलग अलग जिलों में मार्कशीट के अलावा आपसे सर्टिफिकेट की डिमांड की जा रही है। जो लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं उनसे भी आपको सर्टिफिकेट की डिमांड की जा रही है। तो फिर आप अभी तक नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, वरना आपको डाउटफुल में डाला जा सकता है। और ऐसे बहुत से जिलों में देखने के मिले हैं कि आपको डाउटफुल में, हालांकि देखिए डाउटफुल में आपको डाला जा रहा है तो आप लोग परेशान नहीं हुई है, परंतु मैं नहीं चाहूंगा कि जिन लोगों का 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में काउंसलिंग होनी है, वो थोड़ी सी भी अगर उनमें डॉक्यूमेंट्स को लेकर कमी है तो आप असावधानी बरतें, आप सावधान हो जाएं। और अभी से आप जो मजिस्ट्रेट वगैरह से अपडेट बनवाना है उसको बनवा लें, करेक्शन करवा लें तो सही होगा। जहां तक एडमिट कार्ड की बात है, तो एडमिट कार्ड बहुत लोगों का गुम हो गया है, स्टिकर नहीं है या इन्विलेटर का सिग्नेचर नहीं है, तो उस केस में बीपीएससी द्वारा स्पष्ट बोला गया है कि आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट देना है। और काउंसलिंग का जो प्रोसेस है इसमें आपको पता है कि 3 स्टेप में बांटा गया। पहला ही स्टेप है जहां पे आपको काउंसलिंग में जाते हैं तो पहले ओरिजिनल एडमिट कार्ड की डिमांड की जाती है, और उस केस में आपके पास नहीं है तो फिर एफिडेविट देना होगा। ओरिजिनल एडमिट कार्ड देने के बाद आपका लाइव फोटो लिया जाता है और वहां पे आपको सिग्नेचर करना होता है। एक रजिस्टर पे आपको सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ये डिटेल्स, आपको रोल नंबर वगैरह देने होते हैं। सेकेंड स्टेप में आते हैं, आपका एडमिट कार्ड का क्रॉस वेरिफिकेशन होता है और कैंडिडेट का क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, जहां पे आपको एडमिट कार्ड पे स्टिकर चिपकाया जाता है और जो उस पे सीरियल नंबर आपका होता है, जो कि आपका बार कोड होता है, उसके स्कैन करके और वेरिफिकेशन किया जाता है। और फिर आपका थंब इंप्रेशन वहां पर भी किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट वेरिफिकेशन। जहां पे आपका होता क्या है कि आप ही ने एग्जाम दिया था उस सीट पर बैठ के उस एडमिट कार्ड के साथ, इसका वेरिफिकेशन किया जाता है। तो आपका थंब इंप्रेशन होता है और एक लाइव फोटो लिया जाता है।
उसके बाद आपका काउंटर पे जाना होता है। तो कुछ लोगों का ये कहना था सर हमें मैसेज नहीं आया है। मैसेज मैक्सिमम लोग का आया है। ये विभाग ने स्पष्ट तौर पे प्रयास किया है कि हम मैक्सिमम कैंडिडेट को, जितने कैंडिडेट है सबको मैसेज भेजें, और आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर मैसेज भेजा भी गया है और भेजा जा रहा है। बहुत लोगों का नहीं पहुंच पाया, बहुत लोगों का 2-2 भी मैसेज आ गया, ये अच्छी बात है। परंतु अगर आपके पास मैसेज नहीं आया अभी तक, या फिर आप आगे आपका मैसेज नहीं आता है, तो क्या करें? मैसेज नहीं आता है तो आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, शिक्षा विभाग का कोई ऐसा साइट नहीं है जहां से आप पीडीएफ जो स्लॉट है उसको मतलब खुद से सर्च कर सकते हैं। वो शिक्षा विभाग का सीक्रेट साइट होता है जिसमें आपको जितने भी जिले के डीओ डीपीओ होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, उनको मतलब वो पीडीएफ दिया जाता है कि आपको इस स्लॉट में इतने कैंडिडेट की काउंसलिंग करनी है, ये कैंडिडेट्स आपके सामने आएंगे डॉक्यूमेंट्स लेके, उनकी काउंसलिंग करनी होती है। तो जिन लोगों का ये समस्या था कि सर वो पीडीएफ कहाँ से मिलता है या फिर उसको हमको साइट से डाउनलोड करना है, तो ऐसा नहीं है, आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, वो आपका किसी ग्रुप में देखने को मिल जाता है। और मैं समझता हूं कि आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप से आप जुड़े होंगे, वहां पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। हाँ, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले वो पीडीएफ, हालांकि बीपीएससी ने स्पष्ट तौर पे शिक्षा विभाग ने सारे जिलों के पीडीएफ पहले ही उपलब्ध करा दिया है, तो किसी के माध्यम से वो आपके ग्रुप में आ जाते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब बात है कि आपका मैसेज नहीं आया, तो भाई आप पीडीएफ में अपना नाम, उसके बावजूद भी आपका मतलब नहीं हो पा रहा है, तो मैं तो आपको राय दूंगा कि जो भी जिला आपको अलॉट हुआ है उस जिला पे आप डीआरसीसी सेंटर पे, जहाँ पे काउंसलिंग सेंटर है, वहां पे पहुंच जाएं, और फिर वहां पे स्लॉट और पीडीएफ आपको देखने को मिलता है, स्लॉट टाइमिंग, जिसमें रोल नंबर, नाम, बकायदा काउंटर संख्या और टाइमिंग मेंशन होता है। तो आप अपना देख के काउंसलिंग करें ताकि छूटे नहीं। देखिए, आपको ये देखा गया 1 to 5 में से बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनका काउंसलिंग छूट गया है या टाइम पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो, अगर आप 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में काउंसलिंग करा रहे हैं तो। दूसरी क्या बात है कि बहुत लोगों का कहना है कि सर चेकलिस्ट कहीं कहीं डिमांड की जा रही है, या फिर काउंसलिंग का फॉर्मेट क्या है, उसका मतलब परफॉर्मा क्या है। तो ये मैं स्पष्ट कर दूं, बीपीएससी द्वारा ऐसा कोई भी चेकलिस्ट या परफॉर्मा या काउंसलिंग फॉर्मेट नहीं दिया गया है। बहुत से जिलों में डीओ का वहां पे अपने स्तर से क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो आपसे डिमांड की जा रही है, तो आप चेकलिस्ट आपके ग्रुप में होगा, या मतलब आप उसको देख सकते हैं, आप खुद से ही बना सकते हैं। अगर आपके जिला में मांगा जा रहा है तो आपको देना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी होती है। तो बहुत से जिलों में नहीं मांगा जा रहा है, मैं इसको क्लियर कर दूं, क्योंकि ऑफिशियल वो नहीं है। और जहां तक नेम प्लेट की बात है कि आप जो फाइल देते हैं, तो देखिए ऐसे तो एक ही फाइल आपको देना है। वो कौन सा फाइल देना है? तो जो कूट वाला होता है फाइल, जिसमें आप फोल्ड करके बांधते हैं, डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, तो उसको आपको देना है। और ट्रांसपेरेंट फाइल भी कहीं कहीं मांगी जा रही है, तो आप दोनों फाइल लेकर जाएं काउंसलिंग को लेकर। और एक में आपका वाटर मार्क जो डाउनलोड किए हैं उसका टोटल जीरोक्स मतलब आप प्रिंट आउट रख लें, और साथ में दूसरे में आपका ओरिजिनल रख लें, और ओरिजिनल का आप सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास डॉक्यूमेंट्स, उसका भी एक कॉपी प्रिंट आउट कर ले। हो सकता है कि आपके जिले में उसकी डिमांड की जा रही है, तो आपके पास पहले से रहेगा, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप फुल प्रूफ तैयारी अभी से कर ले कि आपको डाउटफुल में रखने की गुंजाइश नहीं हो। तो ये चीज है। अब आपसे एक कॉपी मांगा जाएगा तो आप एक कॉपी दीजिए। जहां तक बात है कि सर डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कहाँ कैसे करना है, तो इसके लिए भी स्पष्ट गाइडलाइन कोई नहीं है। डॉक्यूमेंट्स को आपको अरेंज नहीं करना है। देखिए, जब काउंसलिंग होता है तो आप वहां पे जब मोबाइल अपना लेके जाते हैं, मोबाइल नंबर बताते हैं, फिर वो ओटीपी भेजते हैं, आप ओटीपी शेयर करते हैं, तो आपका पूरा प्रोफाइल खुलता है। तो एडमिट कार्ड ओरिजिनल मांगते हैं, फिर आपका थंब इंप्रेशन वगैरह होता है, और आपका जिस क्रम में डॉक्यूमेंट्स उनको डिस्प्ले होता है उस क्रम में वह वाटर मार्क वाला मांगते हैं कि आपने डाउनलोड किया वो हमको दिखा दीजिए, और साथ में उसका मूल सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, कि मतलब ओरिजिनल दिखा दीजिए। यहाँ पर भी बहुत सारे केस देखने को मिले हैं कि सर मतलब कि वेब कॉपी का प्रॉब्लम है, या फिर हमने जो अपलोड किया है, बहुत से कैंडिडेट का ये देखने को मिला था 1 to 5 में कि सर हमने गलती अपलोड कर दिया था दूसरे का। तो उस केस में उनकी मजबूरी होती है कि आपको डाउटफुल में डालेंगे, क्योंकि काउंसलिंग एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जिसमें आपको पहले चरण में फिल्ट्रेशन से, डॉक्यूमेंट फिल्ट्रेशन से गुजरना होता है। तो उनकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है कि आपका वो काउंसलिंग करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया उसकी वो मांग करते हैं। बहुत से जिलों में वेब कॉपी की ही मांग की जा रही है, इसलिए उनको डाउटफुल में रखा गया। तो आप वेब कॉपी लेकर जाएं। बहुत से कैंडिडेट वेब कॉपी नहीं उनके पास था, डिजी लॉकर वाला दिखा रहे थे, जबकि डिजी लॉकर का हर जगह मान्य होता है, तो उनको डाउटफुल में रखेगा। हालांकि ऐसा ना हो आपके साथ, तो आप दोनों लेकर जाएं, वेब कॉपी
और आपका डिजी लॉकर का। उसी तरह से स्टेट में कंडीशन है कि आपने मूल सर्टिफिकेट ले लिया है तो उसको भी लेकर जाए, और आपने जो वेब कॉपी अपलोड किया था उसको भी लेकर जाए। हो सकता है कि वेब कॉपी की ही डिमांड की जाए, क्योंकि भाई जो काउंसलिंग कर रहे हैं, जो काउंसलर है, उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है। और आपका किसी भी सब्जेक्ट में रिजल्ट हुआ, किसी भी क्लास के लिए हुआ, जितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड है वो सब मांगेंगे, उनको ये राइट है और उनकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है। जहां तक आधार कार्ड का बात है, बहुत लोग आधार कार्ड फ्रंट ही अपलोड किए हैं, बहुत लोग दोनों तरफ का नहीं कर पाए हैं, या जीरोक्स भी कर दिए। बहुत लोग का ये भी कहना था कि सर हमने तो जीरोक्स ही अपलोड किया है, तो पर कोई बात नहीं है, आपने जीरोक्स नहीं अपलोड किया है तो भी वो चलेगा, उसको आपको ओरिजिनल दिखाना होगा, मतलब सबका ओरिजिनल दिखाना होगा। बहुत से जिलों में प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे भी हो गया है काउंसलिंग, उनका सक्सेसफुल रहा है। तो ये अलग अलग जिलों की कहानी हो सकती है, परंतु आपको मैं राय दूंगा कि आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट और प्रोविजनल दोनों लेके जाए, मार्कशीट वगैरह लेके जाए। परंतु डॉक्यूमेंट्स में एरर है तो आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट देना ही देना होगा। ये चीजें थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि सीटेट 82 नंबर का क्या हो रहा है। तो बहुत से जिलों में काउंसलिंग हुई भी है, और आपको पता है कि बिहार में पहले से 82 नंबर वाले टीचर काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका TRE 1 और TRE 2 में है। तो आप परेशान नहीं हो, आपका भी काउंसलिंग होगा। बाकी आगे कैसा निर्णय शिक्षा विभाग लेता है इसको नहीं कहा जा सकता है, इस रूप में है। थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं कि जो लोग फॉर्म भरे थे, कुछ लोग पहले सीटेट वगैरह में उनकी गलती हुई थी तो CBSE के यहाँ से जाके सुधरवा लिए हैं, फिर भी आपको एफिडेविट देना होगा, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स एरर है, कहीं ना कहीं आपका डॉक्यूमेंट्स एरर है, तो आपको ये चीजें देनी होगी। थोड़ी सी आगे हम लोग बात कर लेते हैं, जाति या निवास की बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई, जाति का कंडीशन यही है कि अगर महिला है तो उनके पिता के यहाँ से, और पुरुष भी है तो उनके पिता, मतलब जाति का एक केस है कि महिलाओं के में उनके पिता के से, उनके मायके से वो निर्गत होना चाहिए। और जाति दो तरह का होता है आपका, एक मतलब सॉरी, जाति एक ही तरह का है, परमानेंट जो जाति बनता है उसमें दो तरह का ये है कि एक BC EBC का जाति होता है, SC ST का, और एक होता है आपका OBC NCL होता है। तो अब जिस आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आपको देना होगा, हालांकि उसमें OBC NCL ही देना था, ये क्लियर है था। और उस निवास की जहां तक बात है तो निवास प्रमाण पत्र दो तरह का होता है, एक अस्थाई होता है, एक अस्थाई होता है। आपने कौन सा अपलोड किया था वो देखना होगा, हालांकि उसमें अस्थाई निवास प्रमाण पत्र देना है। तो महिला के केस में क्या है कि आप जहां से निवास करती हैं आपको वहां से देना है, इसमें मतलब आपको बाउंडेशन नहीं है कि आपको पिता के यहाँ से देना, परंतु जाति पिता के यहाँ से देना है। आय का बात है तो सब पता ही है आपको। बहुत से लोगों ने पहले वो जनरल में थे, अब EWS में आ गए, तो कोई बात नहीं भाई, जनरल के लोग EWS में आ सकते हैं, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने EWS का सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म भरा है तो आपको वो प्रस्तुत करना हो। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, तो डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको डाउटफुल में रखा जाएगा। आप ओरिजिनल नहीं देते हैं तो भी आपको डाउटफुल में रखा जाएगा, क्योंकि उनका नियम ये है भाई, BPSC का नियम है कि आप क्रॉस वेरिफिकेशन करें, डॉक्यूमेंट का फिल्ट्रेशन करें, तो जहां भी आपको डाउट दिख रहा है वो डाउटफुल में रख रहे हैं। हालांकि कई जिलों में ऐसा हो जा रहा है कि आपका काउंसलिंग सक्सेस हो रहा है। थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखिए 1 to 5 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था तो वहां पे केस देखने को नहीं मिला है, परंतु 6 to 8 जो है, या फिर 9 10 है या 11 12 वहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जा रहा है और अच्छे से चेक किया जाएगा, जैसे कि TRE 1 और TRE 2 में हुआ था। तो आप इस चीज को थोड़ा सा देख लेंगे, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही होगा। और आपने फॉर्म भरते समय देख के ही फॉर्म भरा होगा बाकायदा, अगर कहीं ये है तो फिर आपको उसको उसमें परेशानी हो सकती है, आपको डाउटफुल में रखा जा सकता है। और बहुत से कैंडिडेट का ये कहना है कि सर ग्रेजुएशन के तीनों ईयर का मार्कशीट देना होगा क्या? जी नहीं, आपने जो फॉर्म में भरा था मार्कशीट के साथ भरा था, वेब कॉपी हो या फिर ओरिजिनल हो या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो या फिर आपका सर्टिफिकेट से भरा था, जो आपने भरा था उसको देना होगा। परंतु आपसे वो डिमांड कर सकते हैं सर्टिफिकेट का, इसलिए आप सर्टिफिकेट अभी जहां भी आपका यूनिवर्सिटी वहां से ले लें। और बहुत से कैंडिडेट का कहना है कि सर हम सर्टिफिकेट हमारा नहीं मिल पा रहा है, यूनिवर्सिटी बोल रहा है 6 महीना डिले है या कॉलेज बोल रहा है, तो उस केस में आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज से लिखित रूप में उनके जो स्टाम्प पैड होते हैं वहां से लिखित रूप में लेकर देना होगा। और फिर उसके लिए भी एक एफिडेविट की आवश्यकता होगी कि हम इतने दिन में दे सकते हैं, या इन चीजों की एक शपथ पत्र लेना होगा। और जाहिर सी बात है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको डाउटफुल की कैटेगरी में रखा जाएगा। थोड़ा सा आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि पैन कार्ड, पासबुक है और कैंसिल चेकबुक है, इसका क्या केस है। देखिए भाई, पैन कार्ड तो BPSC द्वारा बोला गया, शिक्षा विभाग द्वारा बोला गया है कि आपको पैन कार्ड एक डॉक्यूमेंट्स के तौर पर लेके आना है, ओरिजिनल लेके आना है। और बहुत से कैंडिडेट्स नहीं भी लेके जा रहे हैं तो उनकी काउंसलिंग हो जा रही है। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं कि अलग अलग जिलों में चीजें अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा था कि आप फुल प्रूफ तैयारी करके जाए कि आपको परेशानी नहीं हो। तो पैन कार्ड आप जरूर लेके जाए, पासबुक और कैंसिल
चेकबुक का क्या है। तो अगर आपके पास पासबुक, तो जाहिर सी बात है आज के समय में सबका अकाउंट है, किसी भी बैंक का अकाउंट है चलेगा। और राष्ट्रीय बैंक है जैसे कि आपका पंजाब नेशनल बैंक है, आपका इलाहाबाद बैंक है आपका, या फिर इलाहाबाद तो अब मर्ज हो गया है, आपका स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, तो उसका अकाउंट नंबर आपको देना था। और आज साथ में कैंसिल चेकबुक, तो कैंसिल चेकबुक है तो आप देंगे, नहीं है तो क्या, नहीं है तो भाई परेशान नहीं होना, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। इसका जरूरत आपका जैसे ही काउंसलिंग होने के बाद ट्रेनिंग वगैरह होगा, आपका प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, फिर आप स्कूल में योगदान आगे करेंगे, जब फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और पोस्टिंग लेटर मिलेगा, उसके बाद आपका प्राण जनरेट होगा। तो उस प्राण जनरेट के लिए इन 3 चीजों की आवश्यकता होगी आपको। हालांकि और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए, इसलिए विभाग सोच रहा है कि पहले ही हम अलर्ट कर दे अपने अभ्यर्थियों को। तो जो लोग पैन कार्ड के लेकर परेशान थे, पैन कार्ड तो आपको देना है भाई, लेके जाइए। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो पैन कार्ड से फॉर्म भर दिए हैं, तो क्या उनका वेरिफिकेशन नहीं होगा? होगा। आपको आधार कार्ड वहां पर प्रस्तुत करना होगा, और आपको उस रूप में जो मोबाइल नंबर, लिंक मोबाइल नंबर है, ओटीपी उस पर जाएगा, देना होगा। बहुत लोगों ने आधार कार्ड में चेंजिंग करा लिया, खासकर एड्रेस वगैरह, तो भाई आपने चेंजिंग कराया है तो उस रूप में आपको एक एफिडेविट बनवा कर देना होगा कि किस वजह से आपने उसमें चेंजिंग कराया। मोबाइल नंबर अपडेट कराया है तो कोई बात नहीं, आपको उस नंबर को प्रस्तुत करना होगा जिसपे ओटीपी जाएगा। ये सारी चीजें। अब जहां तक हम लोग बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में आपका वो काउंसलिंग जब होता है तो उसका चेकिंग कैसे किया जाता है, इसको मैं भी क्लियर कर देता हूं कि टीआरई 1, टीआरई 2 या फिर 1 to 5 का जो काउंसलिंग हुआ उसमें देखा गया है कि अलग अलग जिलों में चीजें अलग अलग अपनाई जा रही है। बहुत से काउंसलिंग ऐसे हो रहे हैं जहां पे डॉक्यूमेंट्स आपने जो प्रस्तुत किए उसका मिलान किया गया, हो गया। बहुत से जिलों में बहुत बारीकी से डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है, जिसमें आपका नाम को लेकर हो गया या फिर फादर के टाइटल का वगैरह हो गया। तो मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में ये एरर है तो भाई अभी से आप एफिडेविट बनवा लीजिए। हो सकता है कि आपका जो काउंसलिंग कर रहे हैं बहुत बारीकी से चेक करें, तो फिर उस रूप में आपको परेशान होना पड़ेगा और आपको डाउटफुल की कैटेगरी में रखा जाएगा। जहां तक डाउटफुल की बात है तो भाई बहुत बार लॉक की बात होती है कि आपको मान लीजिए कि जो काउंसलिंग कर रहे हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आप हो गए। ऐसा नहीं है, आपको इसके बाद भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप एक फाइल देते हैं, बहुत सी जगह पे 2 फाइल ली जा रही है, तो आपका वो जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो जिला लॉगिन से, मतलब जिला में जाने के बाद वहां से फिर से उसका क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, सेकंड फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद ही जिला के स्तर से जब विभाग का निर्देश प्राप्त होता है तो आपको सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपका क्रॉस वेरिफिकेशन हुए रहते हैं, जिनका काउंसलिंग सक्सेसफुल हुआ रहता है, और जो लोग डाउटफुल में रहेंगे उनका भी एक डेट आने वाला है 5 तारीख के बाद। उसके बाद आपका सभी लोग का प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट होता है और एक डेट घोषित होता है, और पूरे बिहार में जितने भी जिले हैं, जिला मुख्यालय पर और पटना में गांधी मैदान में आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। और उसके बाद फिर एक गैप होता है और बीच में ट्रेनिंग हो सकता है। और लगे हाथ हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि बायोमेट्रिक आपका काम नहीं करे या फिर आपका ओटीपी नहीं जाए, तो उस दिन आपको परेशान नहीं होना है, आपको फिर से ट्राई किया जाएगा और आप शाम तक इंतजार करेंगे। बहुत से जिलों में आपको देखने को मिला है कि 5 बजे तक भले आपका समय निर्धारित किया गया है, परंतु 6 बजे 7 बजे, कई कई जिलों में तो 9 बजे तक भी काउंसलिंग हुई है। तो आप अपना साथ तक, मतलब ऐसी घटना होती है तो आप पूरी प्रयास करेंगे कि उस दिन आपकी काउंसलिंग सक्सेसफुल हो जाए, ताकि आपको डाउटफुल में नहीं रखा जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर उसमें आपको फिर डाउटफुल में रखा जाएगा और अलग से डेट निर्धारित किया जाएगा। तो मैं समझता हूं जहां तक आप लोग का जितना भी ये चीज था लगभग क्लियर हो गया होगा। लगभग मैंने सारे डाउट्स को उठाए हैं जो 1 to 5 में देखा गया था, आपका जो काउंसलिंग हुई थी उस रूप में। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट्स रह जाता है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कमेंट कीजिएगा, उसको लेकर मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। और आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं उनको तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए जिनकी काउंसलिंग 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 की होनी है। भाई इस वीडियो को देखने के बाद उनका हर एक डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।